स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट सेकंड थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट पार्ट पर आ रहे हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। और उससे पहले हम हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन यानी वर्क फंक्शन का वेरिएशन विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर पढ़ेंगे। तो वेरिएशन ऑफ ए, जिसे हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी भी कहते हैं, विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर लेना हो तो हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा को हम कैसे देते हैं, A बराबर E माइनस टी एस। और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी ए बराबर डी ई माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। फर्स्ट लॉ ऊष्मागतिकी का क्या है, Q अगर हमने रिवर्सिबल प्रोसेस लिया है तो Q रिवर्सिबल बराबर डी ई प्लस डब्ल्यू। अगर हमारा W यानी कार्य प्रसार कार्य है तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं पी डी वी से, तो Q रिवर्सिबल बराबर डी ई प्लस पी डी वी। सेकेंड लॉ क्या कह रहा है ऊष्मागतिकी का उत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए कि Q रिवर्सिबल बराबर टी डी एस। अब लेफ्ट साइड की चीज़ें बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं कि टी डी एस बराबर डी ई प्लस पी डी वी। हम देखें तो ऊपर की इक्वेशन से हमें दिखाई दे रहा है कि डी ए किसके बराबर होता है, डी ई माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, या टी डी एस किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डी ई माइनस डी ए और प्लस एस डी टी। तो हम डी ए की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो डी ए बराबर डी ई माइनस डी ई माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इंटरनल एनर्जी वाली टर्म कैंसिल हो जाती है, डी ई और सिंपल आ जाता है डी ए बराबर माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। तो ये इक्वेशन हमें बता रही है कि हमारा जो वर्क फंक्शन है ए या हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी वो आयतन और ताप के परिवर्तन को दर्शा रही है। अब अलग अलग परिस्थितियाँ या सिचुएशंस लेकर हम इसका ताप और आयतन के साथ परिवर्तन देख सकते हैं। सपोज करते हैं पहली सिचुएशन हमने ली है जिसमें आयतन को हम स्थिर कर देते हैं और उस स्थिति में डी वी बराबर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और जब डी वी ज़ीरो हुआ तो डी ए बराबर माइनस एस डी टी, या हम इसको लिखें डी ए अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू माइनस एस, यानी ए का ताप के साथ परिवर्तन स्थिर आयतन पर एंट्रोपी में कमी के बराबर होता है। अगर हम ताप निश्चित करते हैं तो ताप निश्चित करने पर dt बराबर ज़ीरो हो जाता है, v लिखा है, ये थोड़ा सा करेक्शन है, dt बराबर ज़ीरो हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं डी ए बराबर माइनस पी डी वी, या डेल ऑफ ए अपॉन डेल ऑफ v एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू माइनस पी। ये क्या बता रहा है, चेंज ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू माइनस पी, यानी ए का आयतन के साथ परिवर्तन जब स्थिर दाब पर किया जाता है, स्थिर ताप पर किया जाता है, तो वो दाब में कमी के बराबर है। अब हम सपोज करते हैं कि हमने एक मोल आदर्श गैस ली है, तो एक मोल आदर्श गैस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर आर टी अपॉन वी। तो हमने इसकी वैल्यू पुट करी तो डी ए बराबर माइनस आर टी अपॉन वी डी वी, या आर टी डी वी अपॉन वी। अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये मानकर चलते हैं कि तंत्र पहली अवस्था A1 है और अंतिम अवस्था A2 है वर्क फंक्शन के परिवर्तन की, और उस समय आयतन में परिवर्तन
V1 से V2 हुआ। तो क्या आया, A1 से A2 dA बराबर माइनस आर टी V1 से V2 dV अपॉन V। A2 माइनस A1 बराबर माइनस आर टी ln V2 बाय V1। A2 माइनस A1 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा A चेंज इन वर्क फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आर टी ln V2 बाय V1। नेचुरल लॉग है, इसको बेस 10 में बदलते हैं तो ये आ जाता है 2.303 आर टी ln V2 बाय V1। अगर हम इसको प्लस करना चाहें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा A बराबर 2.303 आर टी ln V1 बाय V2। अगर n मोल गैस है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा A बराबर 2.303 nRT log V1 बाय V2। तो ये था हमारा चेंज इन A एट वेरिएशन ऑफ A एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, प्रेशर्स एंड वॉल्यूम। अब हम देखते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पूछा जाता है, कभी 2 नंबर का, कभी 3 नंबर का, कभी इसी से बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको हमेशा पेपर में मिलेंगे। तो जैसा हम देख रहे हैं कि गिब्स हम किससे लिखते हैं, जी से। मान लेते हैं कि G1 जो है वो किसी भी सिस्टम की इनिशियल या प्रारंभिक अवस्था है और ताप कितना है, T है। उस वक्त जो मुक्त ऊर्जा है वो हमारी G1 है। अगर हम ताप को थोड़ा सा अनंत सूक्ष्म मात्रा में थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ाया हमने, dt बढ़ाया है, तो उस वक्त हमारी जो मुक्त ऊर्जा बढ़ी वो कितनी हुई, G1 प्लस dG1। ये तो था हमारा प्रारंभिक अवस्था में। और अंतिम अवस्था में जब ताप T प्लस dt हो जाता है T से, तो उस वक्त जो हमारी अवस्था है मुक्त ऊर्जा की G2 वो किसके बराबर हो जाती है, G2 प्लस dG2 के। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं dG बराबर किसके है, माइनस एस डी टी के। तो dG1 हो जाएगा माइनस S1 dt और dG2 हो जाएगा माइनस S2 dt। अब हम इक्वेशंस को माइनस करें तो dG2 माइनस dG1, तो ये हो जाएगा d ऑफ डेल्टा G। ये किसके बराबर हो जाएंगे, माइनस ऑफ S2 माइनस S1 dt या माइनस ऑफ डेल्टा S dt। यानी चेंज इन फ्री एनर्जी या मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन का हम डिफरेंशियल फॉर्म ले रहे हैं, वो किसके बराबर हो रही है, एंट्रोपी में परिवर्तन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। अगर हम दाब स्थिर रखते हैं, कंडीशन रख रहे हैं कि हमने दाब को स्थिर रखा है, तो डेल ऑफ डेल्टा G अपॉन डेल्टा T, कंडीशन क्या है, कांस्टेंट प्रेशर, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा S। यानी मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन का ताप के साथ परिवर्तन स्थिर दाब पर किसके बराबर हो रहा है, एंट्रोपी में कमी के बराबर हो रहा है। अब स्थिर दाब है, तो स्थिर दाब पर हम समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि G बराबर H माइनस TS होता है और डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। तो हम इसको चेंज करें तो ये कैसे हो जाएगा, माइनस डेल्टा S रखें तो डेल्टा G माइनस डेल्टा H अपॉन T। अब माइनस डेल्टा S की जगह हम ऊपर वाली इक्वेशन से वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाता है डेल ऑफ डेल्टा G अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू, ऊपर से इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा G माइनस डेल्टा H अपॉन
या डेल्टा जी बराबर किसके हो गए, डेल्टा एच प्लस टी ऑफ डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी। और ये इक्वेशन कहलाती है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। क्या दे रही है, इस इक्वेशन में सारे प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है। जो मेन कंडीशन क्या है कि स्थिर दाब पर होने चाहिए, मतलब ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सारे सिस्टम्स के लिए एप्लीकेबल है। बस एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो। अब अगर कोई प्रक्रम स्थिर दाब की जगह सपोज करते हैं कि स्थिर आयतन पर होता है, तो उस वक्त हम एंथैल्पी की जगह क्या ले लेंगे, इंटरनल एनर्जी, और मुक्त ऊर्जा की जगह हम क्या ले लेंगे, वर्क फंक्शन या हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। तो हमारी इक्वेशन चेंज हो जाती है, डेल्टा ए बराबर डेल्टा ई प्लस टी डेल ऑफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये भी हमारी गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण है, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब सिग्निफिकेंस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिग्निफिकेंस। इम्पॉर्टेंस क्या है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन की, तो इम्पॉर्टेंस में ये समीकरण सभी भौतिक परिवर्तन पर लागू होती है। जितने भी फिजिकल चेंजेस होंगे उन सब के लिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन एप्लीकेबल है। दूसरा कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो जो हमने इक्वेशन पहले देखी, एक थी डेल्टा जी की फॉर्म में और दूसरी थी डेल्टा ए की फॉर्म में, जो हमें रिलेशंस दिखा रही थी एंथैल्पी एंड फ्री एनर्जी चेंज या इंटरनल एनर्जी और वर्क फंक्शन के साथ, तो उन पे समान रूप से लागू होती है, क्योंकि इनमें जो फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं, क्या फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं, डेल्टा जी है, डेल्टा एच है, डेल्टा ए है और डेल्टा ई, ये सारे के सारे कैसे हैं, स्टेट फंक्शंस हैं और पथ पर या प्रोसेस के मार्ग पर डिपेंड, पाथ पर डिपेंड नहीं करते। इसलिए ये सारे प्रक्रमों पर, सारे प्रोसेस पर एक समान रूप से लागू होती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि डेल्टा एच और डेल्टा ई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन से। चौथा, गिब्स ऊर्जा और ताप के परिवर्तन के प्रभाव को भी निकाला जा सकता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ द्वारा। और अगर पांचवा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन की सहायता से अभिक्रिया के ऊष्मा परिवर्तन यानी एंथैल्पी को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। सपोज करते हैं कि कोई एक गैल्वेनिक सेल है और गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल EMF और अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें ज्ञात हो, तो हम जानते हैं कि डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी किसके बराबर हो जाता है, NFE के। तो हमारी इक्वेशन हो जाती है माइनस NFE बराबर डेल्टा एच माइनस टी ऑफ डेल NFE अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब जहाँ जहाँ गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन है, वहाँ वहाँ हम वैल्यू क्या रख देते हैं, NFE। और उस स्थिति में डेल्टा एच किसके बराबर हो जाता है, NFE प्लस NF इंटू टी डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, ऊष्मा में परिवर्तन यानी एंथैल्पी के मान की गणना की जा सकती है। एग्जाम्पल से मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना बता रही हूँ, क्योंकि कई बार इक्वेशन डेरिवेशन नहीं पूछकर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो हमने कोई सिस्टम लिया है और उस सिस्टम में 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड दो डिफरेंट टेम्परेचर्स लिए हैं
उसमें मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी के मान क्रमशः 121.33 किलो जूल पर मोल और 177.32 किलो जूल पर मोल यानी वैल्यूज़ दे रखी हैं इन्होंने फ्री एनर्जी चेंज की। तो इसमें हमें एंथैल्पी के मान की गणना करनी है। तो आप इक्वेशन लिख सकते हो कि 30 डिग्री पर डेल्टा जी का मान और 25 डिग्री पर डेल्टा जी के मान की एवरेज वैल्यू हम निकाल देते हैं। तो 30 डिग्री पर डेल्टा जी कितना आया, दोनों को करके डिवाइड करा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हमने दोनों को करके टेम्परेचर से डिवाइड किया। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई डेल्टा जी की। ठीक है, 25 डिग्री पर और 35 डिग्री पर। अब हम इन टेम्परेचर्स को जो है वो किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केल्विन में। तो हमने इनको ले लिया है 308 एंड 298। डेल ऑफ डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर की वैल्यूज़ माइनस करी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर और वैल्यू आ गई 0.401 वैल्यूज़ आ गई। G1 अपॉन G2 माइनस G1 अपॉन T2 माइनस T1 से गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन में रख दी। तो डेल्टा H बराबर डेल्टा G माइनस T ऑफ डेल्टा G अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। डेल्टा G कहाँ से आई, G2 माइनस G1 से और डेल ऑफ डेल्टा G हमने निकाला है 0.401। टेम्परेचर हमने कैलकुलेट कर लिया, T दिया हुआ है। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, एंथैल्पीज निकाल सकते हैं। दूसरा इक्वेशन है, अगर हमें एंट्रोपी के मान की गणना करनी हो तो एग्जाम्पल में तो एक वायुमंडलीय दाब पर और 308 केल्विन टेम्परेचर पर निम्न परिवर्तन हो रहा है। क्या परिवर्तन हो रहा है कि S ऑफ रोम्बिक इज कन्वर्टेड इनटू S ऑफ मोनोक्लिनिक, यानी सल्फर एक क्रिस्टलीय रूप से दूसरे क्रिस्टलीय रूप में परिवर्तित हो रहा है और उस परिवर्तन के दौरान एंट्रोपी में क्या परिवर्तन हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। साथ में आपको डेल्टा H की वैल्यू भी दे रखी है और डेल्टा G की वैल्यू भी दे रखी है। तो बहुत सिंपल है, डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S या डेल्टा S बराबर डेल्टा H माइनस डेल्टा G अपॉन T। सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए और एक बिल्कुल सिंपल वे में आपका चेंज इन एंट्रोपी का मान कैलकुलेट हो गया। अब आते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द गिब्स एनर्जी, मुक्त ऊर्जा या गिब्स ऊर्जा पर ताप का प्रभाव या ताप की निर्भरता। तो जब भी हम गिब्स ऊर्जा की ताप पर निर्भरता लेते हैं तो वो कई डिफरेंट तरीके से हम उसको लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे सबसे सिंपल है डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू माइनस एस। ठीक है, ये पहला डेरिवेशन है जो हमने पीछे से लिया है कि गिब्स ऊर्जा का ताप के परिवर्तन अगर स्थिर दाब पर है तो वो एंट्रोपी में कमी के बराबर होता है। मुक्त ऊर्जा की परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं कि G किसके बराबर है, H माइनस टी एस के, और S किसके बराबर हो जाएगा, H माइनस G अपॉन टी के। अब इस एंट्रोपी की वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में रख देते हैं। तो डेल G अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू H माइनस G अपॉन टी। अब हम ये जानने के लिए कि G अपॉन टी यानी गिब्स ऊर्जा और ताप का अनुपात ताप पर कैसे निर्भर करता है, हम G डिवाइडेड बाय टी का स्थिर दाब पर ताप के साथ क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यानी डेल ऑफ G अपॉन टी डिवाइडेड बाय डेल टी यानी G अपॉन टी का ताप के साथ डिफरेंशिएशन
एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एक बार ताप के साथ हुआ तो 1/T del G अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरी बार T के साथ हुआ तो -1/T² G। इस तरह से इनका डिफ्रेंशिएशन हुआ G/T का, एक बार G के साथ और एक बार T के साथ। अब del G/T divided by del T at constant pressure is equals to -S/T minus G/T²। वैल्यू डिफ्रेंशिएट की। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम T² log ले लेते हैं तो ये हो जाता है TS प्लस G। TS प्लस G, हम G जानते हैं, H माइनस TS है, तो TS प्लस G किसके बराबर हो जाएगा? H के। तो हमने TS प्लस G की जगह क्या लिखा? H। तो ये आ गया -H/T²। और ये समीकरण भी क्या कहलाती है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। यानी del ऑफ G/T गिब्स एनर्जी का ताप के साथ अनुपात का डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। T ऑफ 1/T, अगर हम 1/T का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये आ जाता है एक बार 1/T² और दूसरी बार dt। अब 1/T का 1/T² dt आ जाता है, तो हम लिख सकते हैं कि del G/T और del ऑफ 1/T, तो दिस इज इक्वल्स टू H, क्योंकि -1/T² dt है तो ये कैंसिल हो गया। क्या बचा? सिर्फ -H। और यह भी गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन का एक प्रारूप है, एक अलग तरह का फॉर्म है। तो हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन को हम नंबर ऑफ टाइम्स दे सकते हैं और हर बार इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर दिया गया। तो इस तरह से सेकंड यूनिट आज इस वीडियो के साथ ख़त्म हुई है। 2 यूनिट्स मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और आप लोग लगातार देख रहे हैं, ऐसी उम्मीद है। बीच बीच में आपको कुछ PDF के नोट्स भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं। कोशिश करूँगी कि मैं अब फर्स्ट यूनिट के लिए आपको एक पूरा टेस्ट पेपर दिया जाएगा, जिसे आपको सॉल्व करके मुझे किस रूप में शेयर करना है वो आपको बता दिया जाएगा।